हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिनरी एंड एपीएल रूल 1968, रेल सेवक अनुशासनात्मक एवं अपील नियम 1968 के बारे में जानेंगे, जो सभी डिपार्टमेंटलों में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन होगा, या फिर संक्षिप्त में इसको जानेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं है, शॉर्ट में है नोट्स। संक्षिप्त नाम और लागू कब हुआ था? संक्षिप्त नाम है इसका रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968। ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1968 को। इन नियमों को 7 भागों में बांटा गया है। इस नियमों को कितने नियम बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया, और कुल नियम है इसमें 31। यह नियम भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत रेलवे कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं, और यह नियम सभी रेल कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इसका विस्तार क्षेत्र क्या है? सभी रेल सेवकों पर लागू है, परंतु निम्न पर लागू नहीं होते। ये सभी पर लागू हो, लेकिन कुछ पर लागू नहीं है। इसको जान लेते हैं। अखिल भारतीय सेवा और आरपीएफ आकस्मिक श्रमिक कैजुअल लेबर पर लागू नहीं होता है, जिन्हें राष्ट्रपति के विशेष अधिकार के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है। ये इन पर लागू नहीं होता। इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, परिभाषा। नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है? यह से आशय है उस अधिकारी से जिसे ग्रुप डी या ग्रुप सी या ग्रुप डी कर्मचारियों को किसी ग्रेड या पद पर नियुक्त करने का अधिकार हो। आगे देखते हैं। अनुशासनिक प्राधिकारी, ऐसा प्राधिकारी जिसे ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों को छोटा दंड या बड़ा दंड देने का अधिकार हो। अब आगे देखते हैं। जांच अधिकारी, इसका कौन होता है? जांच अधिकारी जिस अधिकारी को अनुशासनिक कार्रवाई में जांच करने के लिए नामित करता है, जांच अधिकारी कहलाता है। जांच अधिकारी कौन कहलाता है? जिस अधिकारी को अनुशासनिक कार्रवाई में जांच करने के लिए नामित करता है, उसे जांच अधिकारी कहलाता है। अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं कोई भी एक अधिकारी या एक से अधिक अधिकारियों की समिति है। कोई भी एक पर्यवेक्षक या एक से अधिक पर्यवेक्षकों की समिति। इसको बचाव सलाहकार। जांच के दौरान कर्मचारी चाहे तो अपने मामलों में किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता ले सकता है, बचाव सलाहकार कहलाता है। बचाव सलाहकार किसे कहते हैं? जांच के दौरान कर्मचारी चाहे तो अपने मामलों में किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता ले सकता है, बचाव सलाहकार कहलाता है। बचाव सलाहकार उसी रेलवे का कार्यरत कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी या किसी भी यूनियन का पदाधिकारी हो सकता है, जो कम से कम 1 साल तक किसी पद पर रहा हो। सलाहकार कौन हो सकता है इसमें? उसी रेलवे का कार्यरत कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी या किसी भी यूनियन का पदाधिकारी हो सकता है, जो कम से कम 1 साल तक किसी पद पर रहा हो। अब सस्पेंशन के बारे में जान लेते हैं। सस्पेंशन, निलंबन से तात्पर्य किसी भी रेल सेवक की सेवा को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना होता है। निलंबन क्या है? कुछ समय के लिए रेल सेवा से स्थगित कर देना। इसमें कर्मचारी नौकरी पर उसी पद पर बना रहता है, क्योंकि निलंबन कार्य से होता है, ना कि उसकी सेवा से। आगे देखते हैं। निलंबित करने के प्राधिकारी अथॉरिटीज टू सस्पेंड एन एम्प्लॉय के बारे में जानेंगे। निलंबित
करने के प्राधिकारी रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के तहत वे प्राधिकारी होते हैं जिन्हें शेड्यूल ऑफ पावर के अनुसार शक्तियां प्राप्त हैं। आगे देखते हैं निलंबन के दौरान देय भत्ते। निलंबन के दौरान देय भत्ते कौन कौन से दिए जाते हैं? तो इसमें है आपका जीवन निर्वहन भत्ता आपको दिया जाएगा। जीवन निर्वहन भत्ते के आधार पर डीए भी आपको मिलेगा। शैक्षणिक सहायता, छात्रावास सब्सिडी, मकान किराया भत्ता, ये सब आपको दिया जाएगा। मकान किराया भत्ता भी आपको मिलेगा सस्पेंशन के दौरान। उत्पादकता पर आधारित बोनस, परंतु उसका भुगतान निलंबन अवधि के समाप्त होने पर किया जाएगा। जो बोनस दिया जाएगा आपको निलंबन अवधि के समाप्त होने पर दिया जाएगा। नए संशोधित वेतन मान का लाभ यदि निलंबन के नए संशोधन वेतन मान का लाभ यदि निलंबन के दौरान वो लागू है तो जो वेतन वृद्धि होगी तो वो ही मिलेगा। मुख्यालय से बाहर न्यायालय में गवाही या विभागीय जांच प्रक्रिया में भाग लेने जाने पर नियमानुसार देय भत्ता आपको दिया जाएगा। अब देख लेते हैं निर्वहन भत्ते से की जाने वाली कटौतियाँ। जो कटौतियाँ होती हैं तो उसको देखते हैं। अनिवार्य कटौतियाँ कौन कौन सी हैं जो आपके होंगे निलंबन पर भी? आयकर यदि कोई शेष है, यदि कोई है, मकान किराया, विद्युत प्रभार, जल प्रभार, स्टेशन स्टोर या वर्कशॉप डेबिट, चिकित्सालय का डाइट चार्ज, सरकार से लिए गए ऋण एवं अग्रिम की वसूली यदि कोई है तो ये आपका वसूली आपसे होती रहेगी। ठेका प्रणाली के आधार पर दी गई डॉक्टर की फीस ये भी आपसे ली जाएगी। ऐच्छिक कटौतियाँ, ऑप्शनल डिडक्शंस जो होते हैं जो स्वेच्छा से कटाता है कर्मचारी। LIC की प्रीमियम राशि, सहकारी समितियों, रेलवे संस्थानों का अंशदान, कर्मचारी हित निधि से लिए गए ऋण की राशि, ये ऐच्छिक कटौतियाँ होंगी। इसको आप चाहे तो बंद करा जा सकते हैं। अब वर्जित कटौतियाँ कौन कौन सी जो आपको नहीं कट होंगी? भविष्य निधि की अंशदान राशि, कोर्ट अटैचमेंट की राशि यदि कोई हो, NPS मासिक अंशदान, ये आपका नहीं कटेगा। अब मानक फॉर्म देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स जिसमें पेनाल्टी आपको दी जाते हैं वो फॉर्म है कुछ। तो इसमें देखते हैं SF1 क्या है? तुरंत प्रभाव से निलंबन। SF2 क्या है? निलंबित माना जाए। SF2 है आपका निलंबित माना जाए। SF3 है आपका निर्वाह भत्ते की स्वीकृत, निर्वाहन भत्ता की आपको दिया जाए SF3। SF4 निलंबन से बहाली। SF5 बड़ी सस्ती का आरोप, मेजर पेनाल्टी SF5 के तहत दी जाती। अगला है फॉर्म्स, ये है SF6 दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति प्रदान करने का आदेश। SF7 है आपका जांच अधिकारी की नियुक्ति का आदेश। SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से SF8 प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति का आदेश आपको इसके तहत होता है। SF8 के SF9 में होता है कारण बताओ आदेश जिसे वर्तमान में हटा दिया गया। ये कारण बताओ आदेश या SF9 ये अभी हटा दिया गया है इस रूल से। SF10 है संयुक्त कार्यवाही के आदेश। SF10 जो है संयुक्त कार्यवाही के आदेश। 10A क्या है? संयुक्त कार्यवाही में जांच अधिकारी की नियुक्ति। अब 10B क्या है? संयुक्त कार्रवाई में प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। SF11 क्या है? SF11 छोटी शास्ति का आरोप पत्र, माइनर पेनाल्टी जो होती है SF11 के तहत। ये इम्पोर्टेंट में SF5 मेजर और SF11 छोटी शास्ति का आरोप। इसमें और भी है SF11A छोटी शास्ति पर बड़ी शास्ति की कार्रवाई। SF11B छोटी शास्ति में जांच की कार्रवाई। SFC बड़ी शास्ति को छोटी शास्ति में बदलना। तो कौन सा मानक फॉर्म हो जाएगा आपका? SF11 का C बड़ी शास्ति को मेजर को
माइनर में परिवर्तित करना। अगला स्टैंडर्ड फॉर्म है SF 12 नियम संख्या 14(1) के तहत कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन। SF 13 क्या है? नियम 13 नियम है 2308R11 के तहत सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने का ज्ञापन। SF 14 है आपका वही सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के विरुद्ध जांच कार्रवाई करने का ज्ञापन। अब पेनाल्टीज हैं जो छोटी शास्ति है, माइनर पेनाल्टीज SF 11 के बारे में जानेंगे। तो ये परिनिंदा। दूसरा है नियत अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक, नियत समय के लिए पदोन्नति पर रोक लग जाएगी। इसमें छोटी शास्ति में क्या क्या होता है? रेल सेवक की असावधानी या आदेशों की अवहेलना के कारण हुई आर्थिक क्षति की पूर्ति, आंशिक वसूली। जो रेल सेवक कर्मचारी से जो नुकसान हुआ है, उसके आदेश का पालन नहीं किया तो उसकी पूर्ति की जाएगी या आंशिक थोड़ा बहुत वसूल की जाएगी। 3 का A है, इसमें छोटी शास्ति में सुविधा पास PTO या दोनों पर रोक। पास PTO भी आपका बंद किए जा सकते हैं कुछ समय के लिए। 3 का B है 3 साल से कम अवधि के लिए समय वेतन मान के निचले स्तर पर वेतन को बिना संचयी प्रभाव से अवनित, जिसका पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। 3 का B 3 साल से कम अवधि के लिए जिस वेतन मान पर काम कर रहे हैं उसी पर आपको करना पड़ सकता है। इसमें आपका वेतन वृद्धि ये सब रोक दी जा सकती है। 4 नंबर है, इसमें निश्चित अवधि के लिए भावी वेतन वृद्धियों पर इस निर्देश के साथ रोक की शास्ति की समाप्ति के बाद उसका प्रभाव अगली वेतन वृद्धियों पर पड़ेगा अथवा नहीं। अब बड़ी शास्ति मेजर पेनाल्टी में क्या होता है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें 5 नंबर 3 साल से अधिक अवधि के लिए समय वेतन के निचले स्तर पर वेतन को बिना संचयी प्रभाव के अवनत करना। 3 साल से अधिक, इसमें 3 साल से अधिक का आपका वेतन स्तर को बिना बढ़ाया उसको रोक कर सकता। 6वां नंबर है, इसमें जो पेनाल्टीज में है निश्चित समय अवधि के लिए वेतन, ग्रेड, पद और सेवा में इस निर्देश के साथ रोक की उक्त शास्ति की समाप्ति पर उसका प्रभाव भविष्य की वेतन वृद्धियों पर पड़ेगा अथवा नहीं। यदि पड़ेगा तो किस सीमा तक पड़ेगा इसका इसमें बताया जाएगा। ये 6 का B है पुनः अपनी वरीयता प्राप्त करने अथवा नहीं। 7 नंबर का है, इसमें अनिवार्य सेवा निवृत्ति, पेंशनरी लाभ देय। 8वां नंबर है सेवा से हटाना, भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए योग्य। 9 नंबर का है, इसमें सेवा से बर्खास्त करना, भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य। ये सब आपको मेजर पेनाल्टी में पनिशमेंट मिल सकता है। अब इसमें पनिशमेंट मिले हुए कर्मचारी अपील कहाँ करेगा? तो अपील के लिए कोई भी रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत छोटी अथवा बड़ी शास्ति की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर अपील करना होता है? 45 दिनों के भीतर अपनी अपील अपीली प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। टाइम बाउंड है, इसमें 45 दिनों के अंदर अपील कर सकता है। अपील से संबंधित नियमों का वर्णन नियम संख्या 17 से 24 के अंतर्गत किया गया है। इसको आगे देखेंगे। ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। कौन कौन से आदेश जिन पे अपील नहीं कर सकते? राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश पहला। दूसरा है नियम संख्या 9 के अंतर्गत की जा रही अनुशासनिक जांच कार्रवाई के दौरान पारित किए गए जांच अधिकारी के आदेश। ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध अपील आप नहीं कर सकते अगर ये पनिशमेंट। अनुशासनिक कार्रवाई के दौरान जांच अधिकारी द्वारा पारित कोई भी ऐसे आदेश जिसका उद्देश्य आरोपित कर्मचारी को सहायता पहुंचाना हो या जांच कार्रवाई के अंतिम निष्पादन को सुगम बनाना हो, इन पर आप अपील नहीं कर सकते।
ऐसे अब आगे देखते हैं, ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध अपील की जा सकती है। ऐसे आदेश इन पर अपील कर्मचारी कर सकता है। इसमें है निलंबन के आदेश, आपको निलंबित किया गया तो उस पर अपील कर सकता है। निर्वहन भत्ते के विषय में दिए गए आदेश, निर्वहन भत्ते के लिए आपको कम पड़ रहा है, ये पैसा ज़्यादा वो काट रहा है, रोक रहा है, तो उसके बारे में आदेश आप अपील कर सकते हैं। आगे निलंबन से बहाली के आदेश, निलंबन से बहाली के आदेश का अपील कर सकते हैं। निलंबन अवधि को पुनः ड्यूटी माने जाने के विषय में भी आप अपील कर सकते हैं कि आप अपना देंगे, जो भी आप पनिशमेंट मिला है उसके बारे में आपको अपील करेंगे। तो आगे है शास्ति के आदेशों के विरुद्ध, इस पर भी आप अपील कर सकते हैं। प्रतिकूल प्रभाव वाले दंड जिनका प्रभाव भविष्य के वेतन भत्तों एवं वरीयता को प्रभावित करता है, इस पर आप अपील कर सकते हैं। पुनरीक्षा रिवीजन, रिवीजन का शाब्दिक अर्थ है फिर से देखना, अर्थात जांच या दंडारोपण की प्रक्रिया के अभिलेख को दोहराकर उनमें रह गई त्रुटि यदि कोई हो में सुधार करना, या जांच प्रक्रिया के फलस्वरूप दी गई शास्ति के बाद कोई ऐसा तथ्य सामने आता है तो पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हो और जिसके कारण संपूर्ण प्रकरण की प्रकृति बदल सकती हो, तो सक्षम अधिकारी पूरे प्रकरण को फिर से देखकर आदेश पारित कर सकते हैं। इसे यथावत या कम कर सकते हैं अथवा बढ़ा भी सकते हैं। रिवीजन के लिए भी आप बोल सकते हैं। अब रिवीजन प्राधिकारी कौन होता है, इसमें आप देखते हैं, इसमें राष्ट्रपति होता है। किसी क्षेत्रीय रेल का प्रबंधक या उसके समकक्ष प्राधिकारी जिसके अधीन आरोपित कर्मचारी कार्य करता हो, वो भी हो सकता है। यदि अपील नहीं की गई हो तो ऐसा अपीली अधिकारी जो मंडल रेल प्रबंधक से कम स्तर का न हो। आगे ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी जो सहायक विभागाध्यक्ष से कम स्तर का न हो जिसके अधीन आरोपित कर्मचारी कार्य करता हो। इसे आप रिवीजन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है पुनरीक्षण रिव्यू। किसी भी अनुशासनिक जांच कार्रवाई के दौरान या विभागीय अनुशासनिक प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात कोई नया तथ्य सामने आने पर केवल राष्ट्रपति के द्वारा पुनरीक्षण की कार्रवाई की जा सकती है, परंतु कोई भी दंड कर्मचारी को बचाव का अवसर दिए बिना नहीं दिया जा सकता और जहां आवश्यक हो संघीय लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श करने का निर्णय लिया जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।